प्यारे बच्चों, मैं एसके सिंह आप सब लोग का एक बार फिर से तपस्या अकेडमी परिवार से हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम लोग बात कर रहे थे अर्थमेटिकल रीजनिंग पर। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज़ हम ये समझते हैं कि एक ना सिंप्लीफिकेशन में आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा। आप लोगों को याद होगा कौन सा फार्मूला था, बताइए। बोर्ड मास फार्मूला पढ़ा था ना। बोर्ड मास फार्मूला में क्या बताता था कि देखो ये चार तो एक्शन है और इन चारों में क्या था, ब्रैकेट था। एक बार ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट होता है, उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है और उसके बाद आपको बिग ब्रैकेट को सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि जब भी हम क्वेश्चन को बनाएंगे तो सबसे पहले अगर किसी पर कहीं बार लिखा हुआ है हम बार को सॉल्व कर लेंगे। बार ब्रैकेट होता है, जैसे ये ब्रैकेट अगर लाइन की दिया तो ये ज़्यादा पावरफुल ब्रैकेट हो गया, फिर ये वाला ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट, फिर इस तरह से हम इसको सॉल्व करने का ऑर्डर है। और ओ का मतलब होता है बेटा ऑफ, और ऑफ का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो अगर कहीं पर ऑफ लिखा है तो हम उसको पहले सॉल्व करेंगे, तब हम आते हैं DMAS पर। डी का मतलब डिवीजन, M का मतलब मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब एडिशन और S का मतलब सब्ट्रैक्शन। यानी मैथ में अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर डिवीजन कहीं भी हम पहले जाके डिवीजन को ही सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन के बाद हम किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को, फिर हम किसको सॉल्व करेंगे, एडिशन को, और तब ये ऑर्डर है। अगर ऐसे आप करते हैं तो कभी भी आपका मैथ में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता है। अर्थमेटिक रीजनिंग ये कहता है कि इन सारे ऑप्शन को हम कोड कर लेंगे और आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको डिकोड करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। यानी जो सिंप्लीफिकेशन में आपने चीज़ सीखी वो यहाँ पर पूरी तरह से आपके काम आ जाएगी। करेक्ट है। एक बात तो आपको ये समझ में आए, तो हम लोग पहले इस बात को समझते हैं। आइए देखते हैं। बोर्ड मास फॉर्मूला तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, तो चलिए हम लोग इसके लिए सीधा चलते हैं। एक चीज़ और समझ लेते हैं उसके बाद। यहाँ पर एक और चीज़ है, हम देखते हैं कि पूरे मैथ में दो चीज़ों के बीच में रिलेशन जो होता है वह रिलेशन इक्वल से तय होता है, क्योंकि पूरा का पूरा मैथ इक्वेशन पे चलता है ना बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैथ इसी बात पे चलता ही है कि अगर कोई भी दो चीज़ें जब बराबर हो जाएंगी तो हम उनके रिलेशन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं रिलेशन केवल बराबरी का ही नहीं हो सकता, हो सकता है कि सामने वाला बड़ा हो, या हो सकता है कि सामने वाला क्या हो, छोटा हो। तो आप देखेंगे हमारे पास जो रिलेशन है वह तीन रिलेशन है। इक्वल होना, पहले वाले का बड़ा होना और पहले वाले का छोटा होना। लेकिन इन तीन रिलेशन से तीन और रिलेशन जनरेट हो जाते हैं। वो कौन से जनरेट होंगे, अगर हम किसी एक रिलेशन को बना करेंगे तो दो रिलेशन वर्क करते हैं। जैसे मैं कह दूं, मैं एक बात बोलूं, बड़ा नहीं है, ये नहीं का साइन है, बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, या तो छोटा होगा और क्या होगा। और अगर हम ये कह दें कि छोटा नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, छोटा नहीं है तो बड़ा या बराबर होगा। एक तरह हम कह सकते हैं, यही पांच, वैसे यही पांच यूज किए जाते हैं, लेकिन एक चीज हम और कह सकते हैं, और उसमें छठी बात ये कह सकते हैं कि बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो इसका मतलब जानते हैं क्या हो सकता है, या तो बड़ा होगा या क्या होगा, छोटा। तो बेसिकली इन छह रिलेशन पर हमें ये चीज़ों को समझना है। बराबर होना, बड़ा होना, छोटा होना, बड़ा नहीं होना या बराबर होना, छोटा नहीं होना मतलब बड़ा या बराबर होना, बराबर नहीं होना नहीं छोटा या बराबर होना। इस तरह से हम लोग इस टेक्निक का प्रयोग करके दो से ज़्यादा लोगों के रिलेशन को समझने का प्रयास करते हैं। और इस टेक्निक को समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जरा ध्यान देखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। पूरे टॉपिक की जो बात बता रहा हूँ बस ये 2-4 मिनट की बात बस इंपॉर्टेंट है, फिर हमें क्वेश्चन पे केवल प्रैक्टिस करना होता है और हम आसानी से सीख सकते हैं। तो हमने देखा कि मान लीजिए हमने यहाँ पर A रख दिया, यहाँ पर B रख दिया, यहाँ पर C रख दिया, तीन लोग मान लीजिए देते हैं। और इस समय में हम ये कहते हैं कि इनके बीच का रिलेशन कुछ इस तरह का है। बताओ इस पूरे में बड़ा कौन है, A बड़ा है। अब इस बात को समझ, सबसे बड़ा A है और सबसे छोटा कौन है, देखा आसानी से आपने पता कर लिया। अगर हम बी के रिलेशन की बात को बोले तो हम इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। पहला तरीका हम ये बोल सकते हैं ए बी से बड़ा, और दूसरा हम बोल सकते हैं बी ए से छोटा है। इसी तरह बी सी के बारे में बोल सकते हैं। लेकिन क्या आप ए और सी के रिलेशन को जान सकते हैं, बिल्कुल जान सकते हैं। ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से, लेकिन अगर ये इससे बड़ा और इससे बड़ा है तो ये इससे बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं, इस पे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और वो कंक्लूजन हमारा हमें ये कहता है, ध्यान से आप देखिएगा बच्चों, ये कंक्लूजन हमें ये कहता है कि जो ये ए भाई साहब हैं यह बड़े हैं, किससे बड़े हैं, सी। या आप ऐसे भी कह सकते हैं इसमें एक कंक्लूजन निकाल के कि सी भाई साहब क्या हैं, छोटे हैं, किससे, ए से।
अगर हमें ए और बी का रिश्ता पता है और बी और सी का रिश्ता पता है तो हम इस रिश्ते पे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? बोलो, ये आपको समझ में आ रहा है? इसको हम बोलते हैं वन वे रिलेशन। वन वे रिलेशन का मतलब तू मुझसे छोटा, ये तुझसे छोटा, अगला वाला तुमसे छोटा, ये एक तरह से छोटा है तो सब छोटा, बड़ा तो सब बड़ा, इसको बोलते हैं वन वे की बात चल रही है। अब जरा देखो, एक और देखो, इसमें इसको हम वाइस वर्सा कर देते हैं। आप लोग अच्छे से समझिएगा, ये आपकी समझ में आ जाएगा तो समझो कि पूरा का पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में हो जाएगा, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है। देखिए हमने यहाँ पे ए लिखा, ए से छोटा, ए पिछली बार क्या था, ए बड़ा था ना, अब ए को छोटा कर देते हैं बी से, और बी को छोटा करते हैं सी से। अब बताओ ए और सी के बीच का रिश्ता बन सकता है कि नहीं बन सकता है? कुछ गंभीर बात चल रही है? ठीक चल रहा है? समझ में आ रहा है बात आप लोगों को? बताइए ए और सी के बीच में क्या रिलेशन निकलेगा? देखिए ए क्या होगा और सी में क्या रिश्ता होगा? ए सी से बड़ा हो जाएगा। या हम इस बात को ऐसे कर सकते, जो ए होगा वो क्या होगा? सी से बड़ा होगा। या जो सी होगा वो क्या होगा? जो सी होगा वो क्या होगा? आई बात समझ? कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, समझ में आ रहा होगा तो हम बात करेंगे, बढ़ाएंगे। क्लियर? बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। चलिए तब आगे चलिए। ए सी, बताइए ए और सी का बीच में क्या रिश्ता होगा? जब बस ए और सी के बारे में बताना है, ये समझ में आ रहा है आपको? देखो इसके बराबर या बड़ा या बराबर हो सकता है, बड़ा या बराबर हो सकता है, तो ये इससे भी बड़ा या बराबर हो सकता है। बस उल्टा कर सकते हो इसको, या तुम सी को इधर कर दो, एक को इधर कर दो, सी की तरफ मुंह बंद, इधर खुला। कोई दिक्कत हो रहा है किसी को तो पूछिए, समझ में आ रहा तो हम बात को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, आप लोगों ने आधी चीज समझ ली, बस आधा और मुझे समझाना है। इस मामले में ए और सी का रिश्ता क्या होगा, ये सोच आपको बताना कौन सा रिश्ता है। ग्रेटर देन और इक्वल या ग्रेटर देन? इक्वल तो नहीं हो सकता। देखो ये इससे बड़ा या बराबर है, लेकिन ये इससे हमेशा तो बड़ा ही है। जब ये इसी से बड़ा है, अगर इसके बराबर भी हो गया तभी तो बड़ा ही रहेगा। ये नीवल रिश्ता में यहाँ नहीं मिलेगा, तो हमेशा ये रिश्ता इसमें जनरेट हो। ये तुम ज़्यादा से ज़्यादा इसको और करना चाहो बेटा तो तुम ऐसे कर सकते हो, ये लो, ये ऐसे कर सकते हैं। चलिए अब इतना आप समझ गए तो एक चीज़ और बताइए मुझे। अब तो आप लोग काफ़ी कुछ जान गए। बताओ ए और सी का रिश्ता क्या होगा? बोले। ये ए और ये सी, रिश्ता बता दो। देखो जब ये दोनों बराबर ही हैं तो इसकी जगह पे सी रख दो, आसानी से रिश्ता आ जाएगा। लेकिन इक्वल से भी कोई दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत होता है हमें इस रिलेशन से, यह ए, यह बी, यह सी। और ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं एक्सीडेंट केस। एक्सीडेंट केस का मतलब हुआ इधर से आ रहे इधर से बीच में एक्सीडेंट हो गया, इसको हम बोलते हैं एक्सीडेंट पॉइंट। और एक्सीडेंट पॉइंट पर रिश्ते खत्म हो जाते हैं। जैसे किन्हीं दो लोगों की लड़ाई हो गई तो अब उनके बीच के रिश्ते हो गए खत्म। लड़ाई नहीं तब तक रिश्ते हैं, लड़ाई हो गई तो फिर काहे का रिश्ता? लीजा मान लो आपके दोस्त हैं, आपसे लड़ाई कर लेती है, हो गया रिश्ता खत्म हो गया। क्या देखिए यह ए और यह सी, ध्यान दीजिएगा। तो अब ए और सी में क्या रिश्ता बचा? बोलो। इसमें तीनों रिश्ते हो सकते हैं, ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ये भी बड़ा हो सकता है, ये भी बड़ा हो सकता है। लेकिन हमारे पूरे इस टॉपिक में इस रिलेशन को डिफाइन ही नहीं किया गया। तो जवाब हम लिखते हैं फिर, समझ, लेकिन रिश्ता तो है। हम अपने पूरे मैथमेटिकल ऑपरेशन में दो रिलेशन के बारे में बता सकते हैं, बड़ा या बराबर, बराबर या छोटा। ठीक है, कोई दो रिश्ता, लेकिन जब तीनों रिश्ता आता है तो हम उसको फिर क्या, हमें पता ही नहीं चल पाया। तीनों दुनिया में हर चीज के बीच तीन ही तो रिश्ता है। अगर हम बड़े छोटे और बराबर के हिसाब से देखें तो तीनों में से कोई ना कोई एक रिश्ता तो पाया ही जाएगा हर लोगों के बीच में, अगर हम एक ऑर्डर में किसी भी एक ऑर्डर में मेंटेन करेंगे तो जब हमें पता ही नहीं चल पाया तो हम इसको CND में डालते हैं, ये एक्सीडेंट केस होता है।
एक्सीडेंट ऐसे भी हो सकता है, अब देखते जाओ एक्सीडेंट कैसे कैसे हो सकता है। एक्सीडेंट ऐसे भी हो सकता है, एक्सीडेंट ऐसे भी हो सकता है। ये सब एक्सीडेंट के सिंबल हैं, ध्यान रखना। एक्सीडेंट ऐसे भी हो सकता है, हम एक दूसरे के डायरेक्शन में नहीं है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये सब क्या केस कहलाते हैं, एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट होने के बाद एक्सीडेंट के जो उधर और जो इधर थे इनके बीच का रिलेशन समाप्त। हाँ, इसका इनसे रिलेशन होगा, इसका इनसे रिलेशन होगा, पहले था और अब भी है और आगे भी रहेगा। अगर मैं यहाँ पर ए लिख दूँ, यहाँ पर बी लिख दूँ, यहाँ पर सी लिखूँ, तो ए बी के रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं और बी सी के रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत हमें कौन देगा, ए और सी का रिलेशन। बस इतनी सी बात थी। इसके आधार पर क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे। लेकिन ये रिलेशन आपको समझ में आ गया तो फिर हम लोग इस टॉपिक को अपने कंट्रोल में कर चुके हैं। बोलो बेटा क्या कहते हैं आप लोग, आगे बढ़ा जाए। चलिए, इस बात को समझने के लिए हम लोग चलते हैं गूगल की तरफ, देखते हैं गूगल भाई साहब क्या कहते हैं। यहाँ तुम्हारे भाई लोग सैटरडे को करेंगे जीके क्लास लाइव 10। हाँ तो जीडी में ही चाहिए ना, जीके तो चाहिए, करंट अफेयर चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, आप लोग एक दो क्वेश्चन देखिए फिर देखते हैं। आइए ध्यान से देखना, ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन एस से है, यहाँ पे स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। एस का संबंध ई से है, ई का संबंध एन से है, एन का संबंध सी से और सी का संबंध टी से है। इसमें एक स्टेटमेंट नहीं, तीन स्टेटमेंट है और जो कई सारे लोगों को कनेक्ट करते हैं, और उस कनेक्शन के आधार पर हमें ये पता करना है कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन सही होगा। ध्यान से देखिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बात। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बात देखिएगा, कई बार क्या होता है ना कि ये तो सीधा सीधा दे दिया, कई बार इसको कोड कर देगा, लिख देगा कि एट द ए का मतलब लेस देन आर इक्वल, बीटा का मतलब लेस देन, सिग्मा का मतलब इक्वल टू, ऐसे दे देगा। फिर हमें कन्वर्ट करना होता है। कई बार क्या होता है सीधा सीधा दिया है, तो इसमें सीधा सीधा दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आप ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान से आप समझेंगे इस चीज़ को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, आप लोग ना क्लास में बैठ के बात करते हैं, गलत बात है। क्लास के बाद जब ब्रेक दूँ तब इन चीज़ों को बात करिए, खूब अच्छी सी बात, इनमें कोई दिक्कत नहीं, वैसे इतनी लंबी लंबी ब्रेक हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर
अगर हम इस चीज़ को समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं, और इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बस यह एक बात आपके समझने के बाद फिर आप कितना भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पहला स्टेटमेंट, ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट, और ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट। सबको दिखाई दे रहा है? आप स्टेटमेंट नोट कर लेंगे। अब मैं कहता हूँ कि अगर हम ए को देखें तो ए का रिश्ता बी के साथ कुछ इस तरह से है, और बी का रिश्ता यहाँ पर एस के साथ है। आगे हम देख रहे हैं कि यस इक्वल में ई के साथ जुड़ा है, और ई बड़ा है एन से। अब ये के केस में हम यहाँ पर देखेंगे कि जब एन और सी की बात हो रही है तो यहाँ देख सकते हैं कि सी यहाँ पर है, और यहाँ पर इक्वल में क्या है, टी है। बेसिकली हमें एक यहाँ पर दिखाई देता है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है एक्सीडेंट कहाँ पर है? देखो ये तो यहाँ तक रिलेशन चल रहा है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसके बाद रिलेशन देख रहे हो यहाँ से, ये वाला जो पॉइंट है और जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर एक्सीडेंट करा देता है। भाई ये वाला देखो, हमने बताया था ना एक्सीडेंट के लिए क्या होता है। अगर ऐसा सिंबल हमें मिल जाएगा तो हम उसको समझ जाएंगे कि एक्सीडेंट पॉइंट है, और हमें यहाँ पर एक्सीडेंट पॉइंट देखने को मिल गया। एक्सीडेंट पॉइंट होने से क्या होगा कि जो एक्सीडेंट पॉइंट के इधर के लोग हैं, इनका इधर से रिलेशन नहीं निकाला जा सकता। तो हम ध्यान रखना, ई से लेके ए का निकाल सकते हैं, से लेके यस तक का निकाल सकते हैं, लेकिन ए बी का रिलेशन टी से नहीं निकाल सकते। अब देखो जरा, बी का रिलेशन एन से निकालना है, निकलेगा? बोलो, बी का रिलेशन एन से निकल सकता है क्या? देखो बी कहाँ है, ये एक्सीडेंट पॉइंट है, ध्यान रखना एक्सीडेंट पॉइंट बी यहाँ पर और एन यहाँ पर। बताओ इनका रिश्ता हम पता कर सकते हैं क्या? काट दो। ई टी का देखो, ई यहाँ पर और टी यहाँ पर, इसका तो रिश्ता निकल सकता है। जरा ध्यान से देखना कैसे निकाल सकते हैं। अगर सी और टी बराबर है तो टी को यहाँ पे समझ लो, और देखो ध्यान समझो, सी से बड़ा एन यानी टी से बड़ा एन होगा, एन से बड़ा कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो हम ई सबसे बड़ा है यानी ई टी से बड़ा होगा, तो ये दूसरा रिश्ता सही होगा कि नहीं होगा? आप लोगों को समझ में आ रहा है? कि फिर से इस बात को मैं समझाने के लिए, अगर नहीं आए तो ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं तो फिर अगर अभी नहीं समझ में आएगा तो आगे चांसेज नहीं है समझ में कि फिर दोबारा से आ जाएगा। इसलिए एक बार मन लगा के इधर ध्यान दे लीजिए, इंपॉर्टेंट बात चल रही है। ठीक, बाकी चीज़ों को बाद में कर लीजिएगा, फ़ोन को रख दीजिए, बाद में दे दीजिएगा, कहाँ फ़ोन चला जाएगा। एक जगह पे फोकस कर लीजिए, सीख लीजिए, आपके काम की बात हो रही है। तो हमने देखा कि ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर है, इसका मतलब हम यहाँ पर टी समझ सकते हैं। टी से बड़ा कौन है? एन। एन से बड़ा कौन है? ई। तो अगर टी यहाँ पर होगा तो टी से बड़ा एन और टी से बड़ा ई हो जाएगा। तो आखिर में ये रिश्ता में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। पहला वाला इसलिए मिला हो गया क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट केस मैंने बताया था कि देखो ये वाला जब सिंबल बन जाता है तो इसके इधर और इसके इधर के बीच के रिलेशन को हम डिफाइन नहीं करते। तीसरी चीज़ देखो, ए और सी का रिश्ता, ए वहाँ पर है और सी यहाँ पर है। बताओ ए और सी के बीच का रिश्ता बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि एक्सीडेंट हो गया। ये देखो एक्सीडेंट सिंबल है, अगर ए इधर है इस सिंबल के और इधर, इनके बीच का रिश्ता नहीं बन सकता। तो बताओ इस पूरे क्वेश्चन का आंसर तुम क्या लिखोगे, क्या होगा? सभी लोगों को ये बात समझ में आ रही है? ध्यानसु, समझ में आ रहा है बेटा? देख लो आ रहे थे, तो बताओ इसमें आंसर क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा क्या होगा? सेकेंड। कौन सा ऑप्शन चूज किया जाए? चूज कर लें? इसी को किया ही नहीं, देखो यहाँ पर लिखा है ओनली सेकेंड, है ना थर्ड ऑप्शन। चलो अब तुम्हें समझ में आ गया, तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। अब अगला क्वेश्चन तुमको दे रहा हूँ बेटा, यह करके बताओ। लो ये क्वेश्चन करके बताओ। देखो ये स्टेटमेंट है और ये इसकी कंक्लूजन है, ठीक है? बात समझ में आ रही है कुछ? क्या क्या समझ में आ रहा है? निकालो, बताओ बताओ, अगला क्वेश्चन खुद बनाओ। ये यहाँ से रिलेशन दिया गया है, ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है। इसको मैं इधर करता हूँ। कल आपने बताया था कि कैसे करना है। बनाई बनाई, ये स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट को करने के लिए फिर कंक्लूजन दिखाता हूँ आपको। पहले स्टेटमेंट को आप लोग करिए, बनाइए।
नोट हो गया? पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नोट रहेगा तभी तो बना पाएंगे। क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोग? तो अब इसमें कंक्लूजन है तीनों में से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। नोट करिए, ठीक से नोट करिए, पहले यहाँ से नोट करिए ये चीज़ें। अब तो ज़्यादा तो नहीं हो पा रहा है समस्या, तो ये मैं थोड़ा सा सिर को ही पीछे कर लेता हूँ। करिए। कंक्लूजन देख लीजिए, किसी का आया आंसर फर्स्ट? और कोई? चलिए मैं बनाना शुरू करता हूँ फिर तो। है ना? तो आप लोग इसको नोट कर लिए, हम लोग बात कर रहे थे इस पर। और सबसे पहले हम इस रिलेशन को समझते हैं, और इस रिलेशन के आधार पर ये क्वेश्चन सभी लोग नोट करेंगे। P एट द रेट ऑफ Q मीन्स P इज नाइदर लेस नॉर इक्वल टू Q। आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पर इस बात को नोट करेंगे, और नोट करने के लिए हम ये समझ में आना चाहिए, यहाँ पर देखो 5 हम बता रहे थे ना 6 रिश्ते होते हैं, लेकिन 6 रिश्तों में से 5 रिश्तों के आधार पर क्वेश्चन आगे बढ़ता है। देखो P ना तो क्या है, लेस है, और ना ही इक्वल है। जब लेस इक्वल है तो क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो यहाँ पर P बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर देखो बड़ा नहीं है और इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक, तो हमें पता चल गया। हम इस बात को थोड़ा तरीके से समझते हैं, और इसमें हमारा पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। एट द रेट है और हैश है। हाँ चलो, इतना हमारा काम बन जाएगा। अब हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं आपको। एक पहला रिश्ता हमारा था एट द ए का, और दूसरा रिश्ता हैश का था। इसका मतलब बड़े की बात थी, और इसका मतलब क्या थी, छोटे की बात। तीसरा रिश्ता यहाँ पे डॉलर का है, और डॉलर का मतलब क्या रहा है कि न लेस है और न बड़ा है, इक्वल हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर एंड का रिश्ता है, नॉट ग्रेटर। अगर बड़ा नहीं है तो क्या हो सकता है, छोटा या बराबर हो सकता है, छोटा या बराबर हो सकता है। एक यहाँ पर देखो नॉट लेस देन, अगर छोटा नहीं है तो फिर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर हमारे पास अगर हम जहाँ परसेंटेज लिखे हैं उसमें बड़ा या इक्वल हो सकता है। यही वो 5 रिश्ते हैं जिस पर बात चलती है, और इसको या तो हमें डायरेक्ट बताएगा, या फिर हमें इस तरह से इसमें लिख करके दे देगा। आई बात समझ में? तो हमने देखा कि हमारे पास ये 5 रिलेशन है। हम क्या करेंगे, इन रिलेशन को यहाँ पे पुट करेंगे, और फिर इसमें यही स्टेटमेंट को सही मानते हुए हम एक लाइन बनाएंगे, और उसके आधार पर हम देखेंगे इसमें से कौन सी बात सही होती है। जैसे देखो ये क्या कहना चाहता है, एट द का मतलब ये कहना चाहता है कि एन जो है ना भाई,
वो बड़ा है डब्लू से। ये क्या कहना चाहता है टी के बारे में? टी के बारे में कहना चाहता है परसेंटेज का मतलब या तो बड़ा या बराबर होगा वाई से। और लास्ट वाला क्या कहना चाहता है कि जो जेड है ना हमारा, वो आर के साथ में परसेंटेज का रिश्ता है और ये बड़ा या बराबर होगा किससे? आर से। इन तीनों में से कौन सी बात सही है? हमने सिंबल ऑफ पुट कर दिया। इस बात को समझने के लिए हम इसकी मदद लेंगे। जरा ध्यान से इस बात को समझना, बस हम लोग आंसर के करीब करीब ही हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि नहीं? तो देखो पहले हम लिखते हैं वाई। वाई हैश का मतलब उठा लो क्या है, कुछ इस तरह का रिश्ता है। एक्स लगा लो बेटा, एंड इसका मतलब रिश्ता बस आप फटाफट यहाँ से पुट कर दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? जेड आ गया। जेड के बाद फिर यहाँ पर हैश है। हैश का मतलब देखिए क्या रिश्ता है यहाँ पर, ये हमारे पास एन आ गया। एन के बाद देखेंगे स्टेटमेंट खत्म हो गया और हमारे पास फिर से एक्स शुरू हो गया। अब या तो हमें कोई वाई के बारे में बताए या तो हमारे पास जो है एन के बारे में बताए। नो तो इसमें आगे वाली स्टेटमेंट में कहीं वाई है न तो ये है। हमें मिल गया बीच वाली चीज़ क्या मिल गई? एक्स मिल गई। यह रिश्ता फिर यक्स से बन के जाएगा। और क्या यक्स से रिश्ता बनेगा? यक्स परसेंटेज। अब परसेंटेज का मतलब देखो क्या होता है? परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि ये इससे या तो क्या है, ये इससे क्या है, या तो बड़ा है और या क्या है, इक्वल है। यक्स से बड़ा, सॉरी परसेंटेज है ना, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? पहली चीज़ हमारी बड़ी, यानी यक्स या तो बड़ा होगा या क्या होगा, इक्वल होगा। यक्स को बड़ा इक्वल करना है किससे? किसे करना है भाई? आर से। बहुत ध्यान समझना, आर से। करेक्ट है? कर सकते हैं ऐसे कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहाँ से ना ये बात ध्यान दीजिएगा, ये वाली चीज़ समझने वाली, क्योंकि इसमें लाइन चेंज हो गया। यक्स के साथ में इन चीज़ों को कनेक्ट किया गया। यक्स यानी जो पहली चीज़ है वो बड़ी होगी, यानी यक्स बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? आर से, या उसके इक्वल भी हो सकता है। तो यक्स की तरफ मुंह खुला रखेंगे, जिधर मुंह खुला रहेगा वो बड़ा रहेगा। आगे चलो बेटा, आर के बाद। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे कि आर और टी का रिश्ता कैसा है, तो आर और टी में हम देखते हैं कि आर जो है यहाँ पर इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये आर जो है वह टी के क्या है? इक्वल है। यहाँ पर एट द का मतलब क्या होता है? बड़ा है। कौन बड़ा है? टी बड़ा है। टी भाई साहब बड़े हैं। किससे बड़े हैं? टी। किससे बड़े हैं? डब्लू से। तो बेसिकली इस पूरी चीज़ को हम ऐसे समझेंगे, ये ऐसे रिलेशन डेवलप हुआ, ये ऐसे रिलेशन डेवलप हुआ। यह हम इस डायग्राम के आधार पर अपने आंसर तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ पर देता तो सीधा एक लाइन में बात बन जाती। मामला यह था कि यक्स से लेकर के रिलेशन को डेवलप कर दिया। अच्छा देखो इससे फायदा क्या हुआ? वन वे। देखो यहाँ पे वन वे बन रहा है, देखो वन वे बन रहा है। इस पूरे रिलेशन में यहाँ से यहाँ तक कहीं एक्सटेंड नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ से आए, हाँ यहाँ पर हमें यक्स ये भी, ये यक्स वाई भी छोटा है और यक्स से आर भी छोटा है या बराबर है, तो इनका रिलेशन तो हमें नहीं पता चल पाएगा, लेकिन हम इस रिलेशन को जरूर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पर खोजने वाले हैं, अब ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा और हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। सबसे पहला चीज़ हमारा एन और डब्ल्यू की बात हो रही है, तो जरा देखते हैं कि एन और डब्ल्यू हमारे पास किधर है। तो एन भाई साहब देखो यहाँ पर है और डब्ल्यू भाई साहब देखो कहाँ पर है। डब्ल्यू भाई साहब कहाँ पर है? ये लास्ट में है। एन और डब्ल्यू के रिश्ते में किसको बड़ा बताया जा रहा है? एन को बड़ा बताया जा रहा है। हम देख सकते हैं कि अगर हम डब्ल्यू से चलते हैं, डब्ल्यू से बड़ा टी है, टी के बराबर आर है, मतलब अभी इससे बड़ा ही होगा। इससे बड़ा यक्स है, इससे बड़ा जेड है, इससे बड़ा एन है। इक्वल का साइन है, लेकिन इक्वल का साइन सब जगह नहीं लगा हुआ है, तो इसीलिए जो पहली बात होगी वो क्या हो जाएगी? एन क्या हो जाएगा? एन डब्ल्यू से बड़ा हो जाएगा। इस बात को आप समझ रहे होंगे। बीच में बड़ा या बराबर की बात की गई है, लेकिन बराबर सब जगह लगा नहीं है, इसलिए बराबर का चयन तो टूट गया, लेकिन हाँ बड़े का चलता रहेगा। देखो डब्ल्यू से बड़ा टी है, ये आपस में बराबर हो गए, कोई बात नहीं है। फिर इनसे बड़ा यक्स है, इनसे बड़ा जेड है, इनसे बड़ा एन है, तो एन डब्ल्यू से बड़ा होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, बड़ा होगा। इसलिए इसमें पहली बात तो सही हो जाएगी। अब हम दूसरे के लिए ट्राई करते हैं। दूसरा रिश्ता हमारा टी और वाई का है। अब टी और वाई को देखो, टी और वाई है काम। टी भाई साहब इस लाइन से चल रहे हैं और यहाँ पर वाई भाई साहब इस लाइन से चल रहे हैं, तो हम टी और वाई की लाइन को हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाइन ही चेंज कर दिए हैं। आई बात समझ में? एक सिमेट्रिक लाइन नहीं बन पा रही है, तो इसलिए हम इस रिलेशन के बारे में पता नहीं कर पाएंगे। तीसरा रिश्ता हमारा जेड और आर का है। अब जेड कहाँ पर है, आर कहाँ पर है? जेड भाई साहब यहाँ पर है, आर यहाँ पर है। इनके बीच हम रिश्ता जरूर पता कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको देख रहे हैं तो देखो आर बड़ा या बराबर है और यहाँ भी नहीं, छोटा या बराबर है और यहाँ भी छोटा या बराबर है। तो हमेशा आर छोटा या बराबर होगा, इसका मतलब जेड बड़ा या बराबर होगा। तो ये तीसरा वाली बात भी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। तो आप ध्यान से देखेंगे, जहाँ से यक्स है, यक्स के देखो यक्स के बगल में यक्स का संबंध है, तो यक्स से ये चीज़ इसको छुपा के ऐसे मान लो कि ये पूरा रिलेशन बन गया, तो हम आराम से इसके बारे में, किसके बारे में, आर और जेड के रिलेशन को देख पाएंगे। तो इसीलिए इसमें पहले और तीसरे रिलेशन तो आपको सही मिलेंगे, लेकिन दूसरा रिलेशन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
आपको समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो मैं दोबारा से बताऊँ। इसमें मैं करना क्या था, हमें जिस 5 रिलेशन की हम बात कर रहे थे उस 5 रिलेशन को पहले यहाँ पर डिकोड कर देना है सब जगह, और स्टेटमेंट को आपस में एक वे में कनेक्ट कर देना। इस क्वेश्चन की बस दिक्कत ये थी कि यहाँ पर y के साथ इस तरह जोड़ के x के साथ जोड़ दिया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। x को बड़ा बता रहे थे, हमने कहा चलो x की तरफ बड़ा या इक्वल, और फिर हम देखा कि ये वन वे रिलेशन है, क्योंकि ये इससे बड़ा, ये इससे बराबर, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, तो यहाँ से यहाँ तक तो रिलेशन बन ही रहा था। इस आधार पर WN का भी निकल जाएगा, इस आधार पर आप देखेंगे T और Z और R का निकल जाएगा, Z यहाँ पर है, R यहाँ पे आराम से निकल जाएगा। तो इसलिए हमारा पहला और तीसरा रिलेशन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए हम उत्तर की जांच करते हैं। देख लीजिए, नोट करना है नोट करें, क्योंकि मेरे छूने के बाद ये खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ूं, अब देखिए इसका आंसर ये वाला, तो हमारा तीसरा होना चाहिए। आइए देखते हैं। देखिए बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो आंसर तो कोई रट नहीं सकता ना, हम लोग यही तो कर सकते हैं, रेंडमली क्वेश्चन को उठा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर रटना किसी, आप अगर सही तरीके से कोई चीज़ करेंगे तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आपके सामने सही आएगा। देखिए इसका सोल्यूशन यहाँ पर दिया है, वही सब बातें बताया होगा, आप इसको देख सकते हैं, ये होता है वो होता है। समझ में आई बात? एक क्वेश्चन करेंगे आप लोग, करके दिखाइए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके नाम, सभी लोग करेंगे, करके दिखाएंगे। हाँ जब मैं बनाऊंगा तभी मैं बता पाऊंगा। कोड तो कर लिया होगा, किसका मतलब क्या है, ये 5 कोड तो हो गया होगा। अब सारा काम तो स्टेटमेंट का ही ना, बस एक ही चीज़ तो आपको सीखना है, स्टेटमेंट। और सीखना क्या है इसमें, आइए स्टेटमेंट मैं बता देता हूँ। चलिए देखते हैं क्या चाहिए। देखिए एट द ए का मतलब कर रहा है नीदर लेस नॉट इक्वल, छोटा भी नहीं इक्वल भी, तो बड़ा हो जाएगा। हैश का मतलब बड़ा भी नहीं और इक्वल भी नहीं, तो छोटा हो जाएगा। आइए हम इस चीज़ को करते हैं, एट द ए और हैश का मतलब तुम्हें पता चल ही गया। तो एक का मतलब क्या हो गया, पहला हमारे पास जो है ना, इसमें 3 ही तो है, 3 ही, ठीक है। देखो पहली चीज़ में पता चली, फर्स्ट थिंग से हमें क्या पता चला, पहला चीज़ में पता चला कि एट द ए, इसका मतलब बड़ा है, और हैश का मतलब क्या है, छोटा है। तीसरा कह रहा है कि न लेस है न ग्रेटर, तो इक्वल हो गया। इस सिंबल को हम जहाँ देखें इक्वल समझ लेंगे। एंड का मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से नॉट ग्रेटर देन, बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो छोटा है, बराबर हो जाएगा। और परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा, छोटा नहीं है तो बड़ा या बराबर। पहली चीज़ के बारे में बताया गया है, दूसरी चीज़ के रिलेशन में। और ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको यहाँ से ये वाली लाइन समझनी है। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, और लिखने के बाद देखते हैं क्या होता है। पहले हम लिखते हैं एम, अब एट द ए का मतलब एम बड़ा हो गया, किससे बड़ा हो गया, एल से, फिर इक्वल हो गया वाई के, फिर इक्वल हो गया सी के, करेक्ट। फिर ये छोटा हो गया वी से। अब ये पहला स्टेटमेंट है, क्योंकि एंड शब्द आने के बाद ये
अच्छा नहीं, यहाँ तक स्टेटमेंट है, यहाँ पर दिया गया है सी इज ना, सी इज क्या, सी के साथ में हैश लगा हुआ है और ये वी एंड ओ, तो इसका मतलब ये जो है ना मामला, ये यहाँ पर ये समस्या है, ये समस्या करिएगा। सी छोटा है, किससे छोटा है, बी से भी छोटा है और ओ से भी छोटा है। तो हमें ये लग रहा था कि यहाँ से लेके और यहाँ तक यह एक स्टेटमेंट है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर ना एक डॉट और कॉमा सेमी कोलन, और यहाँ से एस और एन का रिलेशन, एन और वाई का रिलेशन, वाई और जी का रिलेशन है। एक्चुअल में ये ओ और यस एक साथ दो चीज तो आ ही नहीं सकती, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर कॉमा देने का मतलब यह रिश्ता, अरे नहीं एंड का मतलब ये होता है, सॉरी ये तो गड़बड़ हो गया, ये वी और ओ का आ जाएगा, वो एंड वाला ओ वाला एंड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम भी कर देंगे, इस एंड का तो मतलब होता है ना भाई, इस एंड का मतलब होता है ये हो जाएगा, ये होगा ना, और यहाँ पे अब ओ रख लेंगे, ठीक, आप सही बता रहे थे, यही सही है। अब इसके बाद आगे चलो, आगे हम किसको खोजेंगे, यस को खोजेंगे, क्या इसमें कहीं यस आया हुआ है, फिर हम जी को खोजेंगे, क्या इसमें कहीं जी आया हुआ है, तो ऐसा कौन सा लेटर है जो दोनों मैच कर रहा है, अब एन और वाई मैच कर रहा है, तो एक्चुअली हम इस रिश्ते को वाई से ही लेके चलेंगे, और वाई से कैसे लेके चलेंगे, वाई एंड जी, एंड का मतलब यहाँ पर क्या है, तो वाई के साथ में जो जी का रिश्ता बनेगा, ध्यान रखना हम वाई को यहाँ पे मार्क कर दे रहे हैं, वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, करेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं। और y के साथ बाकी लोगों का जो रिश्ता है वो देखिए, n का रिश्ता क्या बनेगा, एट द एंड, इसका मतलब अगर ये y यहाँ पर है, ठीक है, हम y को फिर से यहाँ पे लिख दे रहे हैं जिससे हमें समझने में दिक्कत ना हो, और यहाँ पे एट द ए का मतलब क्या हो गया कि y की तरफ बड़ा रखना है, ध्यान रखना, एट द ए का मतलब पहली चीज बड़ी होगी, पहला यहाँ पर जो है सॉरी वो n बड़ा होगा, पहला वाला हमेशा इसमें बड़ा है, हम इस बात को ध्यान समझते हुए चलेंगे और इसको ठीक से करते हुए चलेंगे। y यहाँ पर लिखा है, रिश्ता यहाँ पर दिया गया एट द का मतलब बड़ा होता है, कौन बड़ा है, एन बड़ा है, चलो एन को हमने बड़ा कर दिया, बात खत्म, एन को तो हमने बड़ा कर दिया। इसके बाद हम देखेंगे एस और एन का रिश्ता, तो ये कहता है एट द ए का है, एट द ए का मतलब क्या हुआ, ये लिखो यस इससे बड़ा हो गया, यस से छोटा एन है, एन से छोटा वाई है, वाई जी से छोटा या बराबर है, और वाई के रिश्ते इस तरह से दिए गए, करेक्ट है। बस हम एक बात और समझेंगे, y इक्वल सी के है और y इक्वल एल के है, तो जहां y हमने बाद में रखा है वहां पर l भी रख सकते हैं, वहां भी c भी रख सकते हैं, और बाकी के बारे में हम नहीं कह सकते कि क्या रिलेशन बनेगा, यानी इसका रिलेशन यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा और इनका रिलेशन यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा, ये है पूरा मामला, करेक्ट। अब हम देखते हैं पहला जो हमसे पूछा गया है, जो फर्स्ट थिंग हमसे पूछा गया है, तो पहली चीज हमसे पूछा गया है y और g के बारे में, देखो यहाँ पर v और g के बारे में, पहले देखो v और g है हमारे पास, बिल्कुल है, v भाई साहब इस लाइन में है और g भाई साहब इस लाइन में है, जरा सोच के बताओ क्या v और g के बीच में रिलेशन बन सकता है क्या, देखो v हमें y तक लेके जरूर जाएगा, लेकिन y के बाद यहाँ पर क्या हुआ, लाइन बदल चुका है, और अगर लाइन बदल चुका है कैसे बदला, जरा हम उस रिलेशन को समझते हैं। हम ये समझते हैं कि v जो है वह बड़ा है, किससे बड़ा है, c से बड़ा है, इसका मतलब v y से बड़ा होगा, और g भी जो है वह बड़ा या बराबर हो सकता है, इस आधार पर हम इनके बीच रिलेशन को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही उससे बड़े या बराबर हैं, तो ऐसे कैसे पता चल पाएगा, इसीलिए जो पहला रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। अब दूसरा रिलेशन हम जो एस और सी का, एस और सी का रिलेशन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, जरा सोच के बताओ, क्योंकि वाई की जगह पर हम किसको लिख सकते हैं, सी को, तो एस और सी का रिलेशन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं, एस से बड़ा एन है और एन से बड़ा सी है, क्योंकि वाई की जगह पर सी को लिखा जा सकता है, क्वेश्चन में दिया ही गया, इसका मतलब सी बड़ा होगा, और एट द ए का मतलब क्या होता है, वही होता है, एट द ए में क्या करा है, एस बड़ा है, किससे बड़ा है, सी से, तो दूसरा रिलेशन मेरे हिसाब से यहाँ पर सही होना चाहिए, आप लोगों को क्या लगता है, समझ में आ रहा होगा। तीसरे पे आ जाओ, ओ और एम पे, ओ भाई साहब उधर पड़े हैं और एम कहाँ है, इधर है, एक्सीडेंट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी एक इधर और दूसरा चला गया तो एक्सीडेंट हो जाता है, रिश्ता खत्म हो जाता है, एकदम सिंपल तरीका बताया हूँ आपको, ज्यादा सोचना ही नहीं, एक्सीडेंट हुआ मतलब रिश्ता आर पार का खत्म, ये लो बताओ कौन सा आंसर आप लोगों को इस पूरी घटना में कौन सा आंसर लग रहा है,
ऑब्वियस सी बात है सेकंड वाला इसका आंसर होगा, तो हम आराम से इसको पकड़ सकते हैं। चलिए अब मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, जिसको जो नोट करना होगा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अब मेरी मजबूरी है कि मुझे इरेज करना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं, इसमें कह रहा है कि ओनली कंक्लूजन सेकंड ट्रू, ये केवल सेकंड वाला ही इसका आंसर है। आप लोग क्या लग रहा है, ये सही होगा गलत होगा? सही होगा। चलिए ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। आगे बात समझ। इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए और आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। ये एक तरीका था जिसमें हम इन रिलेशन को 5 रिलेशन के साथ में स्टेटमेंट और कंक्लूजन पर बात करते हैं। लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशन यहीं पर खत्म नहीं होता है। इसकी दूसरी बात हमें और सीखनी है, जिसमें हमने आपको बोर्डमास फार्मूले का जिक्र किया था। आइए हम लोग उस पर बात करते हैं और इसके कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, तभी जाके हम लोग चीज़ों को ठीक से कर पाएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन में जब हम देखेंगे तो इसमें देखो हमें इस तरह के कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं, जिनमें ये क्वेश्चन नंबर और कोड बेस होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि इफ मीन्स डिवाइडेड, जहाँ जहाँ भी है वहाँ डिवाइड लिख दो, जहाँ माइनस है वहाँ पर मल्टीप्लाइड लिख दो, यही सब है। छोड़ दो इस क्वेश्चन को, तो कुछ गड़बड़ लग रहा है ठीक, नो सेंस। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड से शुरू करो। चलो इस क्वेश्चन में ना ये टाइपिंग में गलत किए हैं, इनकी साइड गलत लग रही है मुझे, छोड़ दो इनको, रुक जाओ बेटा। हम लोग दूसरा लेते हैं क्वेश्चन, कभी तो नहीं क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन है। बनाओ क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बनाओ, नोट करो और बनाओ सब लोग, लिखिए और बनाइए। a प्लस बी इज इक्वल टू 2c और c प्लस डी इज इक्वल टू 2a, देन कौन सा रिलेशन सही होगा? लगाना है बुद्धि ना, लगा के बताओ। अलग अलग क्वेश्चन आते हैं इसमें, सब हम आज पढ़ के इसको कंप्लीट करेंगे। a प्लस बी मीन्स 2c, खुशी बताओ बेटा। कौन सा लेसन बनेगा? अभी इसमें क्या दिक्कत है मेरे भाई? विजय जी बताइए, थोड़ी सी बुद्धि लगानी है, ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है। पूजा जी लिख के बताएं। अगर दो चीजें आपस में इक्वल हैं, अगर उनको जोड़ भी देंगे तो भी आपस में इक्वल ही रहेंगे। जैसे इस बात को समझो, देखो इसका आंसर आ ही गया होगा अब तक, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं है, बहुत ध्यान समझिएगा। ये एक इक्वेशन है बेटा और ये दूसरा इक्वेशन है, तो मैं कह रहा हूं कि अगर इन दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ भी देंगे तो इधर की साइड इससे जुड़ जाएगी, उधर की साइड जुड़ जाएगा, आपस में बराबर रहेंगे। लेकिन जोड़ने से हमें क्या मिलेगा? a प्लस बी, ध्यान रखना,
प्लस सी और प्लस डी एंड दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2a प्लस क्या मिलेगा 2c मिलेगा। ये आप लोग मान रहे हैं कि नहीं मान रहे अगर हम जोड़ देंगे तो। अच्छा एक बात बताइए, जब आप इतने समझदार हैं तो आप लोग ये क्यों नहीं करते हैं, एक ए से एक ए को कटा दीजिए कि 2a है, और एक सी से एक सी को कटा दीजिए क्योंकि 2c है। तो इधर की साइड में क्या बचा b प्लस डी, और दूसरी साइड में क्या बचा a प्लस सी। तो हम b प्लस डी की वैल्यू a प्लस सी के बराबर इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं। हम तो कह रहा है कि b प्लस डी इज इक्वल टू a प्लस सी। पूजा जी आंसर को लिख के देंगे जवाब, और इनका जवाब सही है, और बाकी लोगों का क्या होगा। आंसर चेक कर लिया जाए या आप लोग मानते हैं इस बारे में, मान लेंगे। पुष्कर जी आपका आंसर क्या है, देखिए a प्लस सी। तो आप इस तरह से थोड़ा लॉजिक लगा के इनमें आपको आंसर देना है। अब आप लोग अगला क्वेश्चन बनाने वाले हैं, करिए सवाल बताइए। कौन सा आंसर होगा, मेरा तो आ गया। कौन सा बेटा लिख के बताएंगे, बताइए क्या आंसर है। डी ना, डी गलत है, काट दीजिए। अरे 20 लाने के लिए 5 3 15 अब प्लस 5 हो गया, काम खत्म। तो देखो लास्ट में मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, ध्यान से देखो। देखो अगर मैं इसको 20 लाना चाहता हूं तो मैं मल्टीप्लाइड कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा। बस मैं ये चाहता हूं कि मेरा जुड़ जाए। जीरो किसी चीज में प्लस हो या माइनस, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। अगर हम 5 में से जीरो माइनस भी कर दें और यहाँ प्लस का साइन भी लगा दें तो क्या फर्क पड़ता है, इन सिंबलों का तो कोई फर्क नहीं। कौन सा ऐसा सिंबल है, देखो बोलो कौन सा। देखो मल्टीप्लाइड तो सब जगह कर नहीं सकते, जीरो मल्टीप्लाइड करने के जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो सकता है, हाँ ये वाला भी, डी वाला भी हो सकता है। अगर हम पहले जी प्लस करके और फिर माइनस, नहीं माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा, नहीं हो सकता, यही वाला चलेगा। हमें 3 को तो प्लस ही रखना पड़ेगा, तभी तो ये वैल्यू में 15 मिलेगी और ये 5 पहले से प्लस में। बताओ कौन सा आंसर होगा। अब तो मिल ही गया होगा, अभी क्या सोचना, बताइए आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन करेंगे पुष्कर जी, पुष्कर जी करके बताएंगे। मैं ये बता देता हूँ कि ए और सी तो नहीं है, ए और बी तो नहीं है, ए और बी तो नहीं है, कोई भी एक हो सकता है।
आप लोग किस विचारधारा से सहमत हैं? आपको आंसर बी और नहीं है। अब किस विचारधारा से आप लोग सहमत हैं? चेक कर लिया जाए, कोई दिक्कत तो नहीं रहा किसी को? गलत जवाब। इसका सही जवाब है आंसर डी, इसका सही आंसर है। कितने लोग सी बता रहे थे? अच्छा देखो, एक चीज बता रहा हूँ, तुमको एक चीज पढ़ाया था ना मैथ में, ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से। देखो यह दो क्या है बताओ, माइनस का एक क्या है बताओ। तो अगर मैं यहाँ का 3 इस 2 और 1 से कट कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास बस एक बड़ी वैल्यू बची है 4, बाकी ये 2 छोटी पॉजिटिव वैल्यू और इनको मुझे माइनस करना है। अब देखो मैं कैसे माइनस करने वाला हूँ, यही चीज समझ गए तो तुम आंसर को बना लोगे। बहुत ध्यान समझना। मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ पर 1/6 प्लस का है, मेरे पास 1/2 प्लस का है, मेरे पास माइनस का 2/3 है, और मेरे पास 11/12 माइनस का है। साथ के साथ मेरे को 4 भी मेरे पास प्लस का है। जरूरत पड़ेगी तो मैं एक इधर दे दूंगा, और इतना ही पड़ेगा क्योंकि तो बड़ी है तो इनको माइनस कर नहीं पाएगा। तो मैं इस चीज को ऐसे कर देता हूँ, 3 प्लस 1 प्लस 1/6 प्लस 1/2, फिर माइनस 2/3 और माइनस क्या 11/12। और इन सब का एलसीएम हमें पता है कितना होता है, एलसीएम 12 हो जाएगा। लो 12 करके देखो, देखो कितना आएगा। 12 करोगे तो कितना आ जाएगा? अरे यार एक काम करो ना, क्यों इतना पंगा लेना, पूरा एलसीएम ले लो। क्यों इतना लेंदी क्वेश्चन को बनाना, पूरा एलसीएम ले लो और काम को एक लाइन में खत्म कर दो। ठीक, देखो हम यहाँ पर इन सभी, इस पूरे मामले में हम यहाँ पर एक एलसीएम ले लेते हैं 12, काम खत्म कर देते हैं। तो यहाँ से हमें पता है 3 तो पहले से खत्म हो चुका है। ठीक, 12 लेंगे तो 6 से जाएगा, 6 दूना 12, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 6 से 2 बार में कटेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर हम यहाँ 2 से करेंगे तो 6 बार में आएगा, तो 6 आ जाएगा, और 12 चौक 48, 48 और 6 बोलो 54, इसकी वैल्यू 54 आ जाएगी, बात खत्म। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? भाई 4 दूना 8 9, 9 छक्का 54 हो जाएगा। यहाँ पे चलोगे 3 से, 3 चौक का 12 होता है, 4 दूना के 8, यहाँ प्लस नहीं होगा अभी, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। 12 पहले से ही है, माइनस का 11 हो जाएगा। जोड़ जाड़ के सॉल्व करो, देखो ये कितना हो जाएगा, 54 और 2 56, और माइनस 19, और बटे में क्या 12, माइनस कर दो, 16 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और यहाँ कितना बचा, 4 में से 1 जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा 37/12। इसी फॉर्म में आंसर दिया भी था, 37/12, 37/12 इसका आंसर सी सही है। इसमें कैसे इन्होंने गलत कर दिया? हाँ 37/12 ही आएगा, इसमें गलत किया होगा, 12 चौक 48, 48 में से अगर हम 11 घटाएंगे ना बेटा, हाँ सी, सी आंसर सही था आपका, सी था ना, आपका सी सही है। यहाँ माइनस करने में गलती कर दी है, 4 में से 11 बटे माइनस किया जाएगा ना बेटा, जगह 3 से ही 1/12, और 3 से 1/12 को हम 37/12 ही बोलते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इस चीज को ऐसे सोचें, चूंकि 37/12 भी अब मिल गया, तो इसलिए अगर हम देखें कि ये वाला डी वाला आंसर चाहिए, तो एक तरीके से सही हो सकता है, 12 या 36 और 1/12, या तो ऐसे लिख दें। हाँ जो भी है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, लिखने का प्रॉब्लम है जो भी है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना नहीं, फ्रैक्शन का माइनस करना था, एलसीएम लेना था, ये सब आपको पहले से आता है। इसमें कुछ बताने जैसी बात तो मुझे नहीं लगी, लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत है आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बताइए, हो जाएगा ये सब क्वेश्चन?
हो जाएगा तो एक क्वेश्चन और करिए फिर, जल्दी से करिए, दिमाग लगाइए, जगाइए। बुराड़ी में एजुकेशन हब कैसे बनेगा? 200 गज प्लाट में तो कुछ नहीं होगा। जहाँ पे प्लस है वहाँ मल्टीप्लाई लिख दो, जहाँ मल्टीप्लाइड है वहाँ प्लस लिख दो, और जहाँ 4 है वहाँ 5 लिख दो, जहाँ 5 है वहाँ पे 4 लिखो, और तब देखो कि कौन सा सही हो रहा है। आई बात समझ में? थर्ड वाला मुझे भी सही लग रहा है, क्योंकि प्लस हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 9 में यहाँ पे मल्टीप्लाइड कर देंगे हम लोग, ये पहले तो मल्टीप्लाइड होगा, तो 80 नहीं 5 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 + 4, थर्ड वाला ही सही होगा, क्योंकि जहाँ पे प्लस है बेटा वहाँ मल्टीप्लाइड लिखना है, जहाँ मल्टीप्लाइड है वहाँ प्लस लिखना है, जहाँ पे 5 लिखा वहाँ 4 लिखना है, जहाँ 4 लिखना है वहाँ 5 लिखना है। थर्ड वाले करके देखो, इसकी वैल्यू 104 आ जाएगी, करके दिखाओ, या हो जाएगा? थर्ड वाले ऑप्शन अब तो पता चल गया, उस पर करके देख लीजिए, जहाँ 5 लिखा वहाँ 4 लिखे, जहाँ 4 लिखा वहाँ 5 लिख लीजिए, आ गया ना? तब ये वाला करिए। एक नींद तो होगी ना पूरी, दुनिया है किधर किधर। Find the quotation whose roots are the reciprocal, the roots of 2x square plus 5x plus 3। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। तो कह रहा है कि जो भी हमारे इसके होंगे, मान लो इसके एक्स वाई होंगे, तो उसके जो रूट्स होंगे 1/x और 1/y होंगे, तो उसका कौन सा इक्वेशन होगा, ये पूछा गया है। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन। क्वेश्चन नहीं समझ आया ना, एग्जाम में नहीं आएगा, छोड़ दो। हाँ क्या क्या क्या, पहला वाला हो सकता ना, कैसे पता चला? उल्टा कर दिया? क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ऐसे तो नहीं चलता जैसे आप सोच रहे हैं। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का फार्मूला जो होता है, ax² प्लस bx प्लस c अगर इज इक्वल टू 0 हो, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, -b/a, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। ये आपने पढ़ा है? अगर इसके x की 2 वैल्यू सेटिस्फाइड होगी, और पहली वैल्यू अगर इसकी मान लीजिए अल्फा है, और दूसरी वैल्यू अगर इसकी बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। प्रियांशु, अब तो इतनी तगड़ी नींद आने वाली है कि पूछो मत। पढ़ा है कभी ये? पढ़े ही नहीं होंगे, पढ़ा है। तो यहाँ से आपको अल्फा और बीटा का मान निकालना पड़ेगा, और फिर उसका उल्टा करना पड़ेगा, और फिर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। वैसे आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो है नहीं, एसएससी में तो है, जिसको एसएससी करना है। पुष्कर जी, आपको तो बताना चाहिए इसको, देखिए बताइए।
वैसे इसका आंसर मैं बता देता हूँ कौन सा आंसर है। हाँ? हाँ? अच्छा आप लोग तुक्का लगा के देखिए, तुक्का भी तो बहुत ही लगाते हैं हम लोग। तुक्का लगा के देखिए, देखिए किसका तुक्का सही आता है। सी, सी तो गलत है और ए ही सही है। कौन बताया था? दिव्यांशी आपका था ये। देखिए आपका आंसर सही हो गया। हाँ क्या? इसको देख लीजिए, सोल्यूशन तो देख लीजिए इसका। इसका सोल्यूशन यही है कि अगर हम मान लीजिए, अगर हम इसको यक्स मानते हैं तो यक्स का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? 1/x होता है। बैठ जी, कहाँ चल दिए? तो अगर यक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/x होता है। तो जो भी इसके मान होंगे उल्टे हो जाएंगे। बस हमें क्या करना है, इस इक्वेशन ही तो बनाना था। तो हम बस एक्स यहाँ पे 1/x रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हम ऐसा करते हैं तो 2 की जगह पे तो 2 रहेगा, लेकिन जहाँ एक्स स्क्वायर है क्या हो जाएगा? वहाँ पे 1/x स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जहाँ पे 5 है 5 रहेगा, यहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1/x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और हम इज इक्वल टू में मान लेते हैं, यहाँ इक्वल में 0 मान लेते हैं। इससे क्या होगा, जब हम एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। जब आप इसका एलसीएम लेंगे और सब जगह एक्स स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये 2 फ्री हो जाएगा, यहाँ पर 5x बन जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही 0 से एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 2 प्लस 5x प्लस 3x स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा हमें तमीज से लिखना है, तो तमीज से लिखेंगे तो पहले एक्स वाला टर्म पर रखेंगे, तो 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 2, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब इसमें कौन सा ऐसा है जो इसके जैसा है? पहला वाला ही तो है। तो जब यही तो कर रहा था कि जब जहाँ x है वहाँ पे 1/x रख दो, उल्टा कर दो, आराम से कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप लोग इस पर क्वेश्चन बना के थोड़ा प्रैक्टिस करके फिर मिलिए अगली क्लास में, फिर आगे की बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है भाई, चलिए धन्यवाद।